वीडियो गेम्स तो आपने बहुत खेली होगी, पर क्या कभी आपने वीडियो गेम्स के अंदर रहने का सोचा है? एक ऐसी दुनिया जहां पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं और जो चाहे वो बन सकते हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग की 2018 की रेडी प्लेयर वन अपने ऑसम विजुअल इफेक्ट्स, ऑसम एडवेंचरस स्टोरी और पॉप कल्चर कैमियोज और रेफरेंसेस के चलते अपने आप में एक बहुत बड़ा गीक और नर्ड फिनोमिना है, जिसने दुनिया भर में फाइनेंशियली और क्रिटिकली बहुत ज्यादा धूम मचाई। और इस मूवी के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स ने इस टॉपिक को कई बार हमें कमेंट्स में सजेस्ट भी किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रेडी प्लेयर वन मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि स्टीवन स्पीलबर्ग के इस मूवी को बनाने से पहले कौन कौन से डायरेक्टर्स को इस मूवी के लिए कंसीडर किया गया था। इस मूवी में टोटल कितने कैरेक्टर्स ने अपना कैमियो दिया है, मूवी में पार्सिवल के नाम का मतलब क्या है, जानेंगे इस मूवी के बिहाइंड द सीन विजुअल इफेक्ट्स के बारे में और क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं बुक्स और मूवीज के बीच में। एंड फाइनली इस मूवी के रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है बंग सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडी प्लेयर वन 2018 की स्टीवन स्पीलबर्ग की डायरेक्टेड एक साइंस फिक्शन मूवी है, जो इसी नाम के अर्नेस्ट सेलिन की किताब पर बेस्ड है, जो 2011 में पब्लिश हुई थी। सबसे औसम बात तो यह है कि इस किताब के राइट्स को वार्नर ब्रोस ने इसके पब्लिश होने से 1 साल पहले ही खरीद लिए थे। और शुरुआत में वार्नर ब्रोस ने इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर्स क्रिस्टोफर नोलन, रॉबर्ट ज़ेमेकिस, पीटर जैक्सन और मैथ्यू वॉन जैसे बड़े डायरेक्टर्स को कंसीडर किया था, लेकिन अल्टीमेटली इस मूवी को स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया। जब इस मूवी की स्क्रिप्ट राइटर अर्नेस्ट सेलिन से नहीं बन पाई, तो यहाँ पर वार्नर ब्रोस ने जैक पैन को इस काम के लिए हायर किया, जिन्होंने इस किताब की एडवांस कॉपी पढ़ने के बाद उन्हें इस कहानी पर मूवी बनाना नामुमकिन लग रहा था और उनका मानना था कि स्टूडियो के इस पर कम से कम $250 मिलियन खर्च होंगे। लेकिन फाइनली 2014 में एक डॉक्यूमेंट्री में इस कहानी के राइटर अर्नेस्ट सेलिन के साथ काम करने के बाद उन्होंने इस कहानी को अपना एक और ट्राई दिया और फाइनली 6 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा। वहीं दूसरी ओर स्टूडियो ने स्टीवन स्पीलबर्ग को इस मूवी के लिए हायर किया। इस मूवी की कॉन्सेप्ट और इस मूवी पर काम करना इतना ज्यादा चैलेंजिंग था कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने ओपनली इस बात को कंफर्म किया कि 1975 की जॉज और 1998 के सेविंग प्राइवेट रायन के बाद 2018 की रेडी प्लेयर वन उनकी जिंदगी की तीसरी सबसे कठिन मूवी थी, पर फिर भी वो इस मूवी के फैंटेसी और रियलिटी के कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए थे और यही एक रीजन था कि उन्होंने इस कहानी को चुना। स्टीवन स्पीलबर्ग ओरिजिनली चाहते थे कि पहले इस मूवी में ओएसिस के क्रिएटर जेम्स हैलिडे का रोल 1971 की चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में विली वोंका का रोल निभाने वाले जीन वाइल्डर प्ले करें, लेकिन जीन वाइल्डर ने 2005 से ही एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली थी। वहीं दूसरी ओर 2016 में उनकी डेथ हो गई, जिसके कारण फाइनली उनके पार्ट को प्ले करने के लिए इंग्लिश एक्टर मार्क रिलेंस को कास्ट किया गया। मूवी के मेन लीड यानी वेड के अवतार का नाम पार्सिवल था और बेसिकली ये नाम बेस्ड है किंग आर्थर के लेजेंडरी नाइट्स के राउंड टेबल के एक मेंबर के ऊपर, जिसे फ्रेंच ऑथर श्रेतिन दे त्रोयस ने फेमस किया था और मॉडर्न टाइम्स में इसे 1981 की मूवी एक्सकैलिबर में एज अ कैरेक्टर भी दिखाया गया था। और जैसा कि ये मूवी पॉप कल्चर और 80s को होमाज थी, ये नाम इस मूवी के लीड के लिए बहुत ही सूटेबल साबित हुआ। अर्नेस्ट सेलिन ने इस कहानी के अंदर जेम्स हैलिडे और ऑगडेन मोरो की रिलेशनशिप्स को एप्पल के फाउंडर्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियक पर मॉडल किया था, जहां पर ओरिजिनली स्टीव वॉजनियक ने ही पर्सनल कंप्यूटर्स का मेन कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था और स्टीव जॉब्स ने अपनी मार्केटिंग स्किल्स की मदद से एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। वहीं पर दूसरी ओर उन्होंने ऑगडेन मोरो के कैरेक्टर को हैरी नोल्स पे मॉडल किया था, जो एंट इट कूल न्यूज नाम की वेबसाइट के फाउंडर हैं। इस मूवी के अंदर टोटल 570 डिजिटल कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 100 कैरेक्टर्स को ही मूवी के लिए ओरिजिनली बनाया गया था। बाकी 80s से लेकर 2010s तक के कई सारे पॉपुलर पॉप कल्चर आइकन्स को इस मूवी के अंदर इंक्लूड किया गया है। लेकिन जैसा कि इन सारे के सारे कैरेक्टर्स के राइट्स को वार्नर ब्रोस होल्ड नहीं करता, इनके राइट्स को एक्वायर करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस मूवी के स्टीवन स्पीलबर्ग के इन्फ्लुएंस की वजह से वार्नर ब्रोस को 80% कैरेक्टर्स को एक्वायर करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बावजूद इसके भी स्टीवन स्पीलबर्ग की डायरेक्टेड
क्लोज इनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड मूवी के राइट्स उन्हें कोलंबिया पिक्चर्स से नहीं मिल पाए। वहीं दूसरी ओर जापान के फेमस अल्ट्रामैन को भी बुक के अंदर बताया गया है, लेकिन मूवी में इसके भी राइट्स न मिलने के कारण इसे आयरन जाइंट और RX-78-2 गंडम से रिप्लेस किया गया है। पहले इस मूवी का म्यूजिकल स्कोर कंपोजर जॉन विलियम्स संभालने वाले थे, जिन्होंने अपने करियर में कई सारी हॉलीवुड की सुपरहिट मूवीज और फ्रेंचाइजीज में अपना म्यूजिक दिया है, इंक्लूडिंग इंडियाना जोन्स, स्टार वॉर्स, जुरासिक पार्क एंड हैरी पॉटर। और उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की 27 मूवीज में अपना म्यूजिक दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में वो इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाए, जिसके कारण इस मूवी के लिए एलन सिल्वेस्ट्री को हायर किया गया, जिन्होंने हॉलीवुड की कई बेहतरीन क्लासिक्स जैसे कि बैक टू द फ्यूचर, प्रेडेटर और फॉरेस्ट गम जैसी बेहतरीन और सुपरहिट मूवीज में अपना म्यूजिक दिया था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मॉडर्न टाइम्स में MCU की कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और MCU की तीनों एवेंजर्स मूवी में अपना म्यूजिक दिया है, और एवेंजर्स की आइकॉनिक थीम भी उन्हीं की क्रिएशन है। रेडी प्लेयर वन की म्यूजिक के लिए एलन सिल्वेस्ट्री ने स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर काम किया, जहां पर उन्होंने इसके म्यूजिक को नॉस्टैल्जिया और ओरिजिनलिटी के बीच में रखा, जिसके कारण 80s की म्यूजिक का ऑप्टिमिज्म, वंडर और एडवेंचर हमें इस मूवी के अंदर भी फील हो पाया। जैसा कि इस मूवी का मेन फोकस वर्चुअल रियलिटी है, इस मूवी का 60% ओएसिस और उसके सीन्स हैं, और सिर्फ इस मूवी का 40% ही नॉर्मल लाइव एक्शन है, जिसके कारण इस मूवी में 900 VFX शॉट्स हैं, और यहाँ पर लाइव एक्शन से पहले ही ओएसिस की सारी शूटिंग की गई थी। और इस मूवी के विजुअल इफेक्ट को इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, डिजिटल डोमेन और टेरिटरी स्टूडियोज ने संभाला था, जिसमें ओएसिस को क्रिएट करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ने संभाली थी, जहाँ पर स्टीवन स्पीलबर्ग ने हफ्ते के 3 दिन और दिन के 3 घंटे ILM स्टूडियोज में उनके साथ काम करते थे, जहां पर कैरेक्टर्स के लिए मोशन कैप्चर का तो इस्तेमाल किया गया है, वहीं पर सेट्स को वर्चुअली डिजाइन किया गया था, जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग और उनकी टीम VR की मदद से इंस्पेक्ट करती थी। और तो और इन सीन्स को क्रिएट करने के लिए कई सारी गेम इंजन्स तक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वहीं पर मूवी का एक बहुत ही चैलेंजिंग सेट था, जिसे बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो था 1980 की द शाइनिंग मूवी का ओवरलुक होटल का सेट बनाना। और हाँ, यहाँ पर भी इसे वर्चुअली ही क्रिएट किया गया है, और यहाँ पर इसे क्रिएट करने के लिए शाइनिंग मूवी के ओरिजिनल फिल्म रील्स का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर कुछ एडिशनल डिफरेंट कैमरा एंगल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक ही सीन है जहाँ पर रियल एक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, और वो थे द ग्रेडी ट्विंस। और तो और इस बात को फील कराने के लिए कि ये सब कुछ मूवी के अंदर हो रहा है, इन सीन्स में इंटेंशनली शाइनिंग की तरह फिल्म ग्रीन्स को ऐड किया गया। वैसे ओरिजिनली इस सेट को इंक्लूड करने से पहले 1982 की ब्लेड रनर मूवी को इंक्लूड करने का आइडिया था, लेकिन इसी दौरान ब्लेड रनर 2049 मूवी की भी शूटिंग चल रही थी, जिसके कारण उन्होंने इस मूवी को इंक्लूड नहीं किया। वहीं पर इस मूवी का डिस्को सेट नॉवेल्स के अंदर नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बेसिकली स्टीवन स्पीलबर्ग का आइडिया था, जो शुरू से ही इस मूवी के अंदर एक जीरो ग्रेविटी डांस क्लब चाहते थे। लेकिन स्क्रीन राइटर जैक पेन को ये सेट कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था, जिसके कारण उन्होंने इस सीन को मूवी के अंदर से काट दिया था। लेकिन फाइनली स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस सीन को ऐड करवा ही लिया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी और बुक के बीच के कई सारे डिफरेंसेस के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें लोकेशन की, तो यहाँ पर वेड कोलंबस ओहायो में नहीं बल्कि ओक्लाहोमा सिटी में रहता है, और यहीं पर ओएसिस और IUI के हेडक्वार्टर्स भी होते हैं। वहीं पर मूवी में जितने आराम से पार्सिवल ओएसिस के किसी भी हिस्से में पहुंच जाता है, बुक के अंदर उसे इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है, जहां पर उसे हर एक क्लोथिंग या एक्सेसरी को भी अनलॉक करने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। वहीं पर बुक के अंदर वेड, समंथा और हेलन को ओवरवेट दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि ये सब अपना ज्यादातर समय वर्चुअल रियलिटी में बिताते हैं। वहीं पर दाइतो और शो बुक के अंदर रियल लाइफ ब्रदर्स नहीं है, और ये जापान के एक हिकिकोमोरी सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा होते हैं। वहीं पर मूवी के अंदर कॉपर की को एक्वायर करने के लिए जिस रेस सीक्वेंस को दिखाया गया है, बुक के अंदर इसके बजाय डंजन्स और ड्रैगन का सीक्वेंस है, जिसके कैंपेन मोड को जीतने के बाद पार्सिवल एक डीमन से जॉस्ट आर्केड गेम में बैटल करता है। रेडी प्लेयर वन को ओरिजिनली दिसंबर 15, 2017 को रिलीज करने का प्लान किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि दिसंबर 14, 2017 को स्टार वॉर्स एपिसोड 8
द लास्ट जेडाई मूवी को भी रिलीज कर दिया गया था, जिसके कारण स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसकी डेट को आगे शिफ्ट किया और फाइनली इस मूवी को मार्च 2018 में रिलीज किया गया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, क्योंकि इस मूवी के कॉन्सेप्ट्स, स्टोरी और विजुअल इफेक्ट ने दुनिया भर के लोगों को सरप्राइज किया। और जैसा कि इस मूवी को लगभग $150 मिलियन के आसपास के बजट पर बनाया गया था, इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $582 मिलियन कमाए। बात करें अगर क्रिटिकल रिसेप्शन की, तो इस मूवी को जनरली एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जहां पर बहुत सारे क्रिटिक्स का ये मानना था कि ये मूवी अपनी बुक यानी ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से काफी ज्यादा बेहतरीन है। वहीं पर अगर बात करें इसके अवार्ड्स की, तो इसे बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए एकेडमी अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसे सैटर्न अवार्ड का बेस्ट साइंस फिक्शन और विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड का आउटस्टैंडिंग क्रिएटेड एनवायरनमेंट इन अ फोटोरियल फीचर और आउटस्टैंडिंग वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी इन अ फोटोरियल प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मूवी का सीक्वल आएगा? वेल, यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि इस मूवी का सीक्वल आ सकता है, क्योंकि 24 नवंबर 2020 को अर्नेस्ट क्लाइन ने इसकी सीक्वल बुक रेडी प्लेयर 2 रिलीज कर दी है। और यहाँ पर इस बात के भी रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि सीक्वल मूवी का अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो चुका है और कई सारे कास्ट मेंबर्स को इसके सीक्वल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है। लेकिन यहाँ पर इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि स्टीवन स्पीलबर्ग ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि फिलहाल स्टीवन स्पीलबर्ग अपनी आने वाली 2 मूवीज वेस्ट साइड स्टोरी और द किडनैपिंग ऑफ एडगारो मोटारा के डेवलपमेंट में बिजी हैं। जो भी हो, अगर मूवी को रिलीज करने का प्लान भी किया जाता है तो ये 2022 या 2023 से पहले तो हो नहीं सकता। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द रेडी प्लेयर 1 मूवीज फैक्ट्स। असाइड फ्रॉम इट्स एडवेंचरस एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, ये मूवी अपने आप में ही एक बहुत ही बेहतरीन ईस्टर एग हंट है। और अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा इस मूवी को एक बार एक्सपीरियंस करने को। और हाँ, इस मूवी को अनऑफिशियली हिंदी में भी डब किया गया है, जो कि ठीक ठाक है। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे शाइनिंग मूवी के वर्चुअल सेट के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसे औसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।